गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो आज का है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, आज का ये क्या है हमारा टॉपिक है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होते हैं तो क्या उससे और भी कोई इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो हाँ, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है तो उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक वायर है। ठीक है, जैसे इसमें कोई क्या है, एक वायर है, हमने एक वायर बनाया। ठीक है, ये हमारा वायर है। ठीक, इस वायर में क्या हो, तो आप कहोगे कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इससे हम धारा गुजारते हैं। ठीक है, जब हम इससे धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इससे होता क्या है, तो आप कहोगे कि इससे धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित करने पर इसमें क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंपन करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कंपन करेगा। और जब ये कंपन करेगा तो एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा। और एक दूसरे से टकराने के वजह से इसमें कुछ ना कुछ, ये जो हमारा करंट था, इसमें हम यहाँ से सप्लाई क्या कर रहे थे, आई कर रहे थे। इसमें सप्लाई हम क्या कर रहे थे, आई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरह से विद्युत ऊर्जा बोल रहे हैं। हमने आपको बताया है सबसे पहले ही, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जब स्टार्ट किए थे उस समय हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो हम जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो यानी कि हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये ऊर्जा जो है आगे चल के जब ये टकराता है, आपस में कंपन करता है, इससे विद्युत गुजरते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो है किसमें बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है। और उष्मा भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। यानी कि जब हम किसी वायर से जब हम किसी वायर से हम विद्युत गुजारते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक नई ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। और यही जो हमारा इफेक्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है, यही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। बात क्लियर हुए? हमने क्या कहा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, या विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और यही इफेक्ट, यही प्रभाव जो है हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस ऊर्जा में बदल दिए, उष्मा ऊर्जा में बदल दिए। और यही हमारा क्या कहलाया, तो उष्मीय प्रभाव कहलाया। ठीक है, किसके कारण होता है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि गति करना शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये जाकर धनायन से, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन से जाकर टकराता है। और पॉजिटिव आयन क्या होता है कि इसकी गति में अवरोध बन जाता है। इसकी गति में क्या होता है, अवरोधक बनकर खड़ा हो जाता है, जिस कारण से इसको गति नहीं मिल पाते और उष्मा का क्या हो जाता है, रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इस प्रकार क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे दैनिक जीवन में, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। ठीक है, सवाल क्या होगा कि क्या ये उष्मीय प्रभाव को हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकताएं हैं, तो बिल्कुल है। हमारे दैनिक जीवन में ये उष्मीय प्रभाव का बहुत बड़ा इफेक्ट है। जैसे अगर हम बात करें तो आप क्या करते हो, एक आप इलेक्ट्रिक आयरन रखे होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जो आप कपड़ा प्रेस करने वाला जो आयरन रखे होंगे, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो उसमें एक कॉइल लगे होते हैं। क्या होते हैं?
कॉइल लगा होता है, जो नाइक्रोम का कॉइल होता है। नाइक्रोम क्या क्या बना होता है? कॉइल बना होता है। उस वो क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, और उसके वजह से आयरन क्या होते हैं? हीट हो जाते हैं। ठीक है? आयरन का जो नीचे का जो सतह होता है वो क्या होने लगता है? हीट होने लगता है, और उसी से हम क्या करते हैं? अपने कपड़े को प्रेस करते हैं। ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि जो आपका हीटिंग प्रेस है, हीटिंग प्रेस जो है, हीटिंग प्रेस, ये हमारा क्या है? एक एग्जाम्पल है। और भी अगर हम बात करें तो अगला एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है? इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो है हमारा किस पर काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। यानी ये क्या हो रहा है? हमारे आसपास में क्या लगे हुए हैं? बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है? बल्ब का आपने देखा होगा कि एक 100 वाट का पहले रेड बल्ब आता था। ठीक है? वो इस तरीका का होते थे। ठीक है? वो इस तरीका का बल्ब होता था। ठीक है? और यहाँ पर दो, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे क्या होते थे? तो एक फिलामेंट लगे होते थे। ठीक है? फिलामेंट लगे होते थे। इसमें एक गैस भरी होती थी। कौन सी गैस? तो आप कहोगे कि आर्गन गैस भरी होती थी। आर्गन कह सकते हो या नाइट्रोजन भी आप कह सकते हो। आर्गन गैस, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते थे तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी इससे गुजरते थे, और गुजरने के कारण ये जो हमारा फिलामेंट था, ये फिलामेंट किसके होते थे? टंगस्टन के। किसके होते थे? टंगस्टन के। ठीक है? तो ये टंगस्टन का जो हमारा तार था, ठीक है, ये अच्छा खासा क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। अच्छा खासा क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि ये अच्छा खासा अवरोधक है। ठीक है? विद्युत का, जिस कारण से हमारा ऊष्मा उत्पन्न होता है और बल्ब क्या हो जाते हैं? लाल, जलने लग जाते हैं। ठीक है? तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब भी किस पे कार्य करता है? हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। और भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो और भी हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि हमारे अभी ठंडी के मौसम आ रहे हैं। ठीक है? तो ठंडी के मौसम में आप क्या करते हो? रूम हीटर लगाते हो। ठीक है? रूम हीटर, रूम हीटर, ठीक है? रूम हीटर का काम क्या है? रूम, कमरा को गर्म करना। कमरा कैसे गर्म होगा? तो आप उसमें क्या करते हो? लाते हो मार्केट से खरीद कर रूम हीटर को, और वो क्या होता है, जब आप उसमें सप्लाई देते हो तो उसमें कॉइल बने होते हैं। ठीक है? क्या होता है? नाइक्रोम का कॉइल बंधा होता है। वो गर्म होता है, गर्म होकर वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जिस कारण हमारे रूम क्या हो जाते हैं? गर्म होने लग जाते हैं। आप रूम हीटर कह सकते हो, ब्लोअर कह सकते हो। ये सारे का सारा एग्जाम्पल हमारा किसका है? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गए होंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर कैसा प्रभाव रखा हुआ है। ठीक है? शायद इसके बिना हमारा क्या हो? बल्ब नहीं होता, हमारे कपड़े तो इस्त्री हो जाते। ठीक है? आप क्या करते? गरम करते किस पे? आग पर गरम करते। ठीक है? रूम हीटर हमारा शायद नहीं होता। ठीक है? तो पहले के ज़माने में क्या होते थे? पहले के ज़माने में रूम हीटर नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? कमरे में आग को जलाया करते थे, लकड़ियों को जलाकर क्या करते थे? रूम को गर्म कर लेते थे। ठीक है? तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, वैसे-वैसे हमारा क्या हुआ? ये हीटिंग इफ़ेक्ट का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर अच्छा खासा एक छाप छोड़ दिया है। ठीक है? बात क्लियर है? और भी अगर हम बात करें तो बड़े-बड़े मशीन भी हमारे हीटिंग इफ़ेक्ट पर कार्य कर लेते हैं। ठीक है? बड़े-बड़े जो मशीन होते हैं वो भी क्या काम कर लेते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट पर काम कर लेता है। ठीक है? तो आप नॉर्मली 3 चीज़ों का एक और आप एग्ज़ाम्पल याद रखेंगे। ठीक है? कि आपका जो घर का जो बिजली है, ठीक है? उस बिजली का जो बोर्ड है, उस बोर्ड में एक लगा होगा फ्यूज़। ठीक है? फ्यूज़, ठीक है? ये फ्यूज़ भी जो हमारा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है? अगर पूरी ये हम बात लिखें तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी किस पर कार्य करता है? तो हीटिंग इफ़ेक्ट पर ही कार्य करता है। यानी जब उसमें अधिक ऊष्मा प्रवाहित होता है, ठीक है? तो वो क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं कि एक हमारा इस तरीका का आपने देखा होगा कि फ्यूज़ बना होता है। ठीक है? आपने देखा होगा। ठीक है? ऐसे जॉइंट होते हैं। ठीक है? इससे विद्युत धारा गुजरता है, और जब विद्युत धारा अधिक गुजरते हैं तो ये अधिक गर्म होता है, और अधिक गर्म होने के कारण ये क्या हो जाता है? बीच से ब्रेक हो जाता है, और फिर हमारी सप्लाई क्या हो जाती है?
कट जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ये चारों का चारों जो एग्जाम्पल है हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। बात क्लियर है। चल अब आते हैं कि इसको हमें कैसे, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है। इसकी अगर हम फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, हालांकि हम आपको सिद्ध करके दिखा भी देंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। एच का मतलब है हीट, एच का मतलब क्या है, हीट। तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एच का मतलब क्या है, उष्मा है, एच का अर्थ क्या है, उष्मा, ठीक है। आई का मतलब क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध है, और टी का मतलब क्या है, समय है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, वो कैसे बने होंगे, ठीक है। चल तो अब इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिखा है। चल उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी अगर हम थोड़ी सी बातें अगर कंक्लूड करें, ठीक है, तो आपको पता है कि हर वायर जो होता है, ठीक है, हर पदार्थ का अपना अपना क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हर पदार्थ का रेजिस्टेंस जो है वो आपको रेजिस्टेंस टॉपिक में पढ़ाए हैं कि वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थों का बना हुआ तार का क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, अलग अलग होगा तो सबका अपना अपना क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट अलग अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे टंगस्टन वाला है तो टंगस्टन का अलग हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, नाइक्रोम के तार का हीटिंग इफेक्ट अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चल अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर, ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे बना है। आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चल, देखिए हमने क्या लिया, ठीक है, पहले आपको डायग्राम ले लेना है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक हमने बैटरी ले लिया, ठीक है, दो हमने सेल जोड़ा है, ठीक है। वी वोल्ट का हमारा क्या है, सेल है। इस वी वोल्ट से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा गुजार रहे हैं, ठीक है, विद्युत धारा गुजार रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, विभवांतर को लगाया, ठीक है, यानी वोल्टेज नापने के लिए। यहाँ आप लगा सकते हो अमीटर, धारा मापने के लिए, ठीक है। इस तरीका से आप लगा सकते हो, ठीक है, कुंजी भी आप लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको जितना आपको आते हैं उतना आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगाया, एक प्रतिरोधक हमने लगाया, ठीक है। इसका प्रतिरोधक आर मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रहे होंगे, इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चल अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये फार्मूला हमें कैसे सिद्ध करने होंगे, तो सबसे पहली पॉइंट अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, कि देखो हमने अभी अभी कहा कि अगर किसी वायर से, ठीक है, किसी वायर से अगर धारा गुजारी जाए, ठीक है, धारा गुजारी जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा होता क्या है। पहले तो हमें ये परिभाषा बता दो कि विद्युत धारा होते क्या है। तो आप कहते हो कि विद्युत धारा जो होता है आवेशों के प्रवाह होता है, आवेशों के प्रवाह की दर होता है, आवेशों के प्रवाह की दर, दर का मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। यानी कि आई बराबर जो होता है, हम कह सकते हैं कि आई जो होता है आवेश, आवेश कहने का मतलब क्यों, ठीक है। यानी आवेश जब गुजरेंगे हम किसी भी
वायर से आवेश को गुजारते हैं, ठीक है। किसको गुजारते हैं? आवेश को। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या है? आवेश है, ठीक है। तो आवेश जब हमने गुजारा कितने समय में? दर में। दर का मतलब क्या होता है? समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि Q बराबर जो होगा, ठीक है, आवेश जो होगा वो क्या होगा? I इंटू टी होगा। यानी कि कितने समय के लिए हमने आवेश को गुजारा है, ठीक है। जितने समय के लिए हमने आवेश को गुजारेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। यानी धारा को हम जितने समय के लिए अगर गुजारें, ठीक है, जैसे 2 एम्पियर का हम धारा गुजारते हैं, ठीक है, 2 एम्पियर का अगर धारा गुजारते हैं और गुजार रहे हैं कितने समय के लिए? 2 सेकंड के लिए, तो हमारा आवेश कितना गुजरेगा? तो कहोगे कि 2 × 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब होता है, ठीक है। तो इतना आवेश गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि अगर 4 सेकंड के लिए गुजारा जाए, तो 4 सेकंड के लिए करोगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना आगे पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इतना हमारा आवेश गुजर जाएगा 4 सेकंड में। तो टी समय में हमारा कितना होगा? आई इंटू टी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। चल, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिले, एक इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अगर सेकंड हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, दोनों जो है एक ही, दोनों एक ही पॉइंटों के बीच में स्थित है। यानी ये रेजिस्टेंस जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच से क्या है? रेजिस्टेंस गुजरा हुआ। जब इससे हम धारा गुजारेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हमें क्या होगा? हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि वोल्ट की परिभाषा क्या होता है, वोल्ट की आप परिभाषा बता दो, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को, किसी पॉजिटिव आवेश को किसी पॉजिटिव आवेश के विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या है? वोल्ट है, ठीक है। या विभव आप कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो? विभव भी कह देते हैं। तो विभव हमारा क्या है? एक प्रकार का आप कह सकते हो कि हमारा कार्य होता है, ठीक है। क्या कार्य होता है? तो आप कहोगे कि विभव जो होता है भी, ठीक है, क्या होता है? कार्य करना पड़ता है। विभव बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कि आवेश, ठीक है, कार्य, कार्य अपॉन क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है। आपको ये सारे बातें हमने पढ़ाया है, ठीक है, कि कार्य अपॉन क्या होता है? आवेश। यानी आवेश को लाने में, किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि विभव है। तो कार्य जो है, तो विभव को हमने भी कहा, हमने कार्य को क्या कहा? डब्ल्यू कहा, और आवेश को हमने क्या कहा? क्यू कहा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे कि भी डब्ल्यू अपॉन भी लिख सकते हो, डब्ल्यू अपॉन भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने विभव का परिभाषा से हमने एक और पॉइंट निकाला कि जब हम किसी आवेश को, ठीक है, जब हम किसी आवेश को किसी एक पॉइंट से उठाते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे पॉइंट पर हम ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो यहाँ से हमने विभव भी बराबर कहा कि डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया? क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? सेकेंड समीकरण निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते क्या है? समीकरण 1 के क्यू का वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 1 में क्यू का वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही हम क्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू क्या है? डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन क्या है? भी है। तो भी ये क्या हो गया? आई इंटू क्या हो गया? टी हो गया। यहाँ से आप डब्ल्यू बराबर क्या कर सकते हो? तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? तो आप कहोगे कि आई इंटू भी इंटू टी हो गया, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगे कि डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? आई इंटू भी इंटू टी हो गया, ठीक है। अब आपको नो ओम्स का नियम पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? ओम्स का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है कि जहां भी रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है, वहाँ क्या लग जाएगा, ओम का नियम लग जाएगा। जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ ओम का नियम लग जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि भी जो होता है, ठीक है, यानी भी जो होता है क्या होता है, आई अपॉन आर होता है। ठीक है, ये बातें तो आपने पढ़ा है। ठीक है, कि भी बराबर क्या होता है, आई अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो भी बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो, भी बराबर क्या लिख सकते हो, भी अपॉन क्या हो गया, आई बराबर, ठीक है, भी बराबर नहीं, आई बराबर आप क्या लिखोगे, आई बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि भी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, अगर यहाँ से हम कहें तो भी बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि आई इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू आर हो जाएगा। तो जैसे ही हम भी के जगह पर क्या पुट कर देते हैं, आई आर, ठीक है, तो भी के जगह पर हमने आई आर पुट किया तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ आप देखोगे कि डब्लू बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे कि आई इंटू भी के जगह पर क्या लिख देते हैं, आई इंटू आर लिख देते हैं। टी पहले से था तो टी हो गया, तो डब्लू बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे कि आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा कार्य है, ये क्या है, हमारा कार्य है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर किसी चालक से हम कोई धारा गुजार रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा, ऊष्मा के कारण कोई कार्य ही तो हो रहा, ऊष्मा के कारण क्या हो रहा है, कार्य हो रहा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि W बराबर क्या हो गया, W को हम हीट कह सकते हैं कि इतना ही हमारा कार्य होगा, यानी H बराबर यानी हीट बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे। बोलिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चल एक बार पुनः हम लोग समझते हैं कि हमने क्या कहा, हमने कहा, ठीक है, कि सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, हमने कहा कि वी वोल्ट का एक बैटरी हमने लिया, वी वोल्ट का हमने क्या लिया है, बैटरी लिया है। ठीक है, वी वोल्ट का बैटरी लिया, धारा मापने के लिए अमीटर, ठीक है, और वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर हमने लगाया। ठीक है, आपको पता है कि अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्टेज को हम लोग समानांतर क्रम में लगाते हैं। हमने यहाँ से धारा प्रवाहित किया, आई को हमने प्रवाहित किया। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, जब हमने यहाँ से गुजारा तो हमने कहा कि यहाँ से कुछ ना कुछ हम आवेश गुजार रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ विद्युत धारा गुजार रहे हैं। ठीक है, क्योंकि धारा के कारण ही तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, हमारे धारा के कारण ही क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो हमने धारा गुजारा, विद्युत धारा है क्या, तो आप कहोगे कि आवेशों के प्रवाह की दर है। ठीक है, तो विद्युत धारा के परिभाषा से हमने एक निकाला क्या, इक्वेशन, कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, यानी आवेश इकाई समय में कितना गुजरा है। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो गया, आवेश बराबर हो गया I इंटू टू टी। ठीक है, यानी जितने देर आप विद्युत धारा गुजारोगे उतना ज्यादा आवेश उससे क्या होगा, गुजरेगा, क्योंकि आवेश के कारण ही हमारा ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा बना। ठीक, अगली हम पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने एक लगाया क्या है, हमने वोल्टेज यानी वी वोल्ट का बैटरी लगाया है। अब इस वी वोल्ट के बैटरी के द्वारा ही तो धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, आवेश जो है कहाँ से गुजर रहा है, तो आप कहोगे कि आवेश यहाँ से गुजर रहा है, तो आवेश के द्वारा कुछ कार्य तो किया जाएगा, क्योंकि ये आवेश जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, और किसी के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, किसी के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ से हमने विभव के परिभाषा से कार्य अपॉन आवेश, यानी कार्य किया गया, किस पर कार्य किया गया, आवेश पर कार्य किया गया, तो V बराबर क्या हो गया, W अपॉन क्यू हो गया। यहाँ से हमने Q को Q बराबर क्या कहा, W अपॉन V कहा, तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। क्या बना, इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 2 हमारा बना। ठीक है, तो हमने Q के जगह पर रख दिया क्या, W अपॉन V हमने रखा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखा, W अपॉन क्यू, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या किए, एंड सेकेंड से। ठीक है, इस चीज को हमने बताया।
जब W अपॉन V हमने रखा तो क्या हुआ I इंटू टी, तो W बराबर हो गया I इंटू V इंटू टी हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर प्रतिरोध है, ठीक है, तो ओम का नियम अप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, ओम का नियम अप्लाई होगा। ठीक है, कि किसी भी तार से हम गुजारेंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध उसका अपना है, और प्रतिरोध के कारण ही जब तक अवरोध उत्पन्न नहीं होगा हमारा क्या होगा, उष्मा उत्पन्न नहीं होगा। तो हमने अवरोध उत्पन्न करने के लिए कौन सा नियम लगाया, ओम्स का नियम लगाया। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है कि आई अपॉन भी, आई बराबर क्या होता है, भी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो गया, आई इंटू आर हो गया। भी इक्वल क्या हो गया, आई इंटू आर हो गया। तो हम यहाँ से आई भी के जगह पर, भी के जगह पर यहाँ हमने क्या किया, भी के जगह पर यहाँ पर क्या किया, हमने भी के जगह पर आई आर पुट कर दिया। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, आई इंटू आर इंटू टी। तो डब्ल्यू बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। जो कार्य किया गया वही हमारा उष्मा है, उसी कार्य के कारण हमारा क्या हुआ है, उष्मा उत्पन्न हुआ है। तो हम W को क्या कह दिए कि हीट है हमारा, और आई स्क्वायर आर टी हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन गया। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन गया। ठीक है, हालांकि इसके और भी फॉर्मूला हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो देखना चाहोगे तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, आपको पता है कि ओम का नियम क्या कहता है कि आई बराबर भी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो अगर हम आई के जगह पर क्या पुट कर दें, भी अपॉन आर पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, भी अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू आर इंटू क्या है, टी है। तो यहाँ से क्या हो गया, भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो गया, टी हो गया। आर से एक आर कैंसिल हो गए तो क्या बन गया, तो आप कहोगे कि भी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो यहाँ से एक हीट का फॉर्मूला और जनरेट हो गया। ठीक है, कि एच बराबर आप ये भी कह सकते हो भी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर भी होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से आपने देखा कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट बात हम समझते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब ये आपको लगाना कब है, ठीक है, आपको हीट अगर पूछेगा तो धारा दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो हीट के लिए ये हो गया। और यहाँ अगर आपको दिया गया है क्या, यहाँ अगर आपको दिया गया है वोल्टेज दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया और समय दिया गया, तो फार्मूला हम ये लगाएंगे। ठीक है, यानी एच के लिए दो फार्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम अगर और भी पॉइंट बताएं। ठीक है, तो आपने देखा कि एच बराबर क्या हो रहे हैं, एच बराबर जो है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये क्या है, यहीं से हमें तीन चीजें पता चलेंगे। ठीक है, तीन हमें बातें पता चलेंगे जो आगे चल के यही जूल का उष्मीय नियम कहलाता है। ठीक है, जूल का उष्मीय नियम कहलाता है। अच्छा, इसको पहले आप कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम आगे समझाते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा बोर्ड खाली चाहिए, पहले इसको आप कॉपी कर लो। आप इसको कॉपी कर लीजिए। चल, अब आप कॉपी कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखिए, एच बराबर हमने क्या पढ़ा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हमने पढ़ा है। सबसे पहला नियम कि यदि आर और टी को नियत कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, नियत कहने का मतलब है कि फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, तो होगा क्या,
कि आर भी फिक्स हो गया और टी भी हमारा फिक्स हो गया, ठीक है, आर और टी हमारा दोनों फिक्स हो गया, ठीक है। तो एच बराबर, एच डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे कि आई स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, आई स्क्वायर पर। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को और टाइम को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमारा जो हीट होता है, हमारा जो ऊष्मा होता है, वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कहोगे कि करंट के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम पूछें कि किसी धारा से, ठीक है, किसी चालक से, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, नियत करने पर, ठीक है, और नियत समय के लिए हम 2 एम्पीयर के धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें से उत्पन्न उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, तो ऊष्मा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 है, तो 4 हमारा क्या हो गया, एम्पियर का धारा हो गया, हीट हो गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, आवेश भी लेना होगा। तो आवेश के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 गुना, ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर क्या लोगे, तो -19 लोगे। इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 4 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या हो गया, इतना आप डायरेक्ट याद रखो कि एच इतना हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन आपको होंगे जो आप बना लेंगे, ठीक है। चल, तो पहला नियम ये रहा कि अगर हम रेजिस्टेंस को और टाइम को फिक्स कर देते हैं, तो हमारा हीट जो होता है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे, हमारे करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें, अब सेकंड पॉइंट अगर हम कहें कि यदि यदि ठीक है, आर को, ठीक है, आर और आर को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। आर को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, ठीक है। तो आर और हम लिख देते हैं, ठीक है, आर और आई को नियत करने पर, ठीक है, नियत करने पर अब क्या होगा, एच किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे कि डायरेक्ट डिपेंड करेगा। हमने आर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और आई को कांस्टेंट कर दिया, तो हमारा डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर। यानी कि एक ही प्रतिरोधक से होकर, ठीक है, और उतना ही धारा अगर प्रवाहित किया जाए, ठीक है, 2 एम्पियर का कंटिन्यूअस धारा प्रवाहित किया जा रहा है, किया जा रहा है, ठीक है। और मान लो कि पहले 2 सेकंड के लिए किया जा रहा था, तो इतना उष्मा उत्पन्न 4 सेकंड हो जाएगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, तो यदि यदि आई और टी को नियत कर दिया जाए, आई और टी को नियत कर देंगे, तो एच जो है अब डिपेंड किस पे करेगा, तो आप कहोगे कि आर पर डिपेंड करेगा। यानी जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतना अधिक हमारा क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब जैसे नाइक्रोम का तार है, ठीक है, नॉर्मल जो तार हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर का तार यूज करते हैं, तो हमारे घर में 220 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट का आ रहा है सप्लाई, ठीक है। तो हमारे क्या हो रहे हैं, तार जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं। लेकिन आप कॉपर हीटर जो होता है, हीटर में क्या लगे होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे आपके लगे होते हैं, नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, ठीक है। तो इस नाइक्रोम के तार क्या करता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक होने की वजह से ये क्या करता है, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करता है, ठीक है। आप बल्ब में देखो तो 100 वाट के बल्ब से क्या होगा, उसमें टंगस्टन होता है, तो टंगस्टन ज्यादा। लेकिन ये हमारे सामने जो जल रहे हैं बल्ब, ठीक है, वो एलईडी बल्ब है, उससे ऊष्मा उत्पन्न ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये बात क्लियर। और यही तीनों नियम जो है, ये किसने कहा था, जूल ने कहा था, ठीक है। ये किसने बताया था, जूल ने बताया था। इस वजह से इसको हम कहते हैं जूल का उष्मीय नियम, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है। अब कुछ पॉइंट हमने लिखा, ये जूल है, इस वजह से आप याद रखना कि उष्मा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल का
उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें उष्मा का सीजीएस मात्रक, इसकी बात कर रहे हैं उष्मा का। अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो आप कहोगे कि सीजीएस मात्रक में हम लोग कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं, कैलोरी में। कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप और भी पॉइंट याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो कि 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी, कैलोरी को CAL से भी लिखा आ सकता है इंग्लिश में, कोई मैटर नहीं करता। तो 1 कैलोरी जो होता है 4.2 होता है, कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर, जूल के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये लगभग वैल्यू होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो 4.186 होता है। अगर एग्जैक्ट अगर बात करें तो और में आप रख सकते हो, ठीक है, कि 4.186 जूल। ये दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। उष्मा का मात्रक जूल हो गया। अब यहां से एक नोट करके और लिखो कि कार्य का मात्रक क्या था, कार्य का उष्मा का, ठीक है। कार्य का कहो या उष्मा का कहो, ठीक है, या आप ऊर्जा भी कह सकते हो। हालांकि उष्मा भी एक तरह का क्या है, ऊर्जा ही है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सारा का सारा का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। क्या होता है, जूल होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट था, विद्युत धारा का उसमें ये प्रभाव था, ठीक है। और ये किसने बताया था, ये सारे नियम जूल ने दिए थे, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, जूल के उसमें नियम कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे बातें आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सारा का सारा कंसेप्ट आप सीख गए होंगे, कैसे फॉर्मूला डिराइव किया जाता है ये भी आपने सीख गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें एक लास्ट पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हाँ लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लाइक का बटन अवश्य दबाएं, ठीक है। आपके लाइक के बटन से ही हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलते हैं जो आपके लिए मेहनत करने का दिलो जान से इच्छा करता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।